सी हॉक के निचले गोशे में मबहूस चरियप्पा और बबीला महदूद होकर रह गए थे और किसी मौका की ताक में थे। इन इस बात की तसल्ली थी कि वे एक अजीम खजाने के पास ही फरोकश थे और खुद को इसका मालिक समझे हुए थे। बबीला के जरिए चरियप्पा ने ऊपर अरशे में तांगछा की ड्यूटी लगा रखी थी और खुद रहायशी कैबिनों में जहाज के बचे कुछ लोगों और अली वगैरह की जासूसी किया करता और इनकी बातें सुनने की कोशिश करता। लिहाजा जब इन्हें यह मालूम हुआ कि अली रेहान अपने साथी लड़कियों की तलाश में जजीरे की समत अकेला निकल चुका है तो चरियप्पा के कान खड़े हो गए। दरहकीकत चरियप्पा और शाजमान ग्रुप से बड़ा सख्त खाइफ था, क्योंकि इसे इनसे लड़ाई भिड़ाई का अंदाजा हो चुका था कि वो आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाले नहीं थे, बल्कि कई बार तो चरियप्पा इनके हाथों पिट भी चुका था और अली के हाथों तो मरने वाला था, मगर अम्पारा एकदम दरमियान में आ गई थी और अली ने चरियप्पा की जान बख्श दी थी। सुनो बबीला, आज की रात फैसला कुन है। तबाहाल जहाज पर तारीकी के पर्दे पड़ना शुरू हुए तो चरियप्पा ने बबीला के करीब आकर सरगोशी की। इनका एक साथी अली जजीरे की तरफ निकल चुका है, वो अपने साथी लड़कियों की तलाश में गया है। यूं इनकी कुव्वत कम हो गई है। अब हमारे सिर्फ दो दुश्मन ज़बान और घुरा कैप्टन जेम्स यहाँ मौजूद हैं। तो फिर तुम आज इन पर हल्ला बोलने को तैयार हो? बबीला एकदम खुश होकर बोली। वो खुद भी यही चाहती थी कि जल्द अज जल्द उसी आग पर पूरी तरह काबिज हो जाए और फिर हिंदुस्तान का चोरीशुदा खजाना इनके कब्जे में आ जाए। इरादा तो मेरा यही है, लेकिन तुम अब मेरी वाहिद साथी बची हो, इसलिए तुमसे मशवरा करना जरूरी समझता हूँ। चरियप्पा कदरे उलझ कर बोला। बबीला को इसके इस अंदाज पर हैरत हुई, ताहम इसे जल्दी एहसास हो गया कि वो किसी जल्दबाजी से काम लेकर ये सुनहरी मौका गंवाना नहीं चाहता। वो बोली, हाँ हाँ कहो, कैसा मशवरा? इन लोगों ने जहाज की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। चरियप्पा बोला, क्यों ना हम थोड़ा सा इंतजार कर लें, जब जहाज सफर के काबिल हो जाए तभी इन पर हल्ला बोलकर इन्हें हलाक कर दिया जाए। तजवीज़ तो तुम्हारी बुरी नहीं, लेकिन बबीला से कोई बात ना बन सकी और वो कुछ कहते कहते रुक गई। तो चरियप्पा बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि पता नहीं बाद में हमें कामयाबी नसीब होती है या नहीं। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी। इसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, हम इन पर हमला जरूर करेंगे और यही मौका है। अब ये सिर्फ तो है, तुम्हें मालूम है कि इनका एक जंगजू साथी अपने साथी लड़कियों की तलाश में जजीरे में जा चुका है, वो भी कम नहीं। बेहतर यही होगा कि इन पर खामोशी से और पीठ पीछे से वार किया जाए। मैं तो तैयार हूँ, बबीला बोली। बस फिर रात का इंतजार करो, चरियप्पा ने कहा। रात होते ही दोनों किसी असीबी मखलूक की तरह जहाज के तहखाने से निकले और नहायत एहतियात के साथ जीने के चढ़कर ऊपर अर्शी पर आ गए। इनके पास मल्लाहों और कप्तान ग्रेहन से छीना हुआ एक पिस्तौल और एक खंजर था। खंजर बबीला के हाथ में था और पिस्तौल चरियप्पा ने संभाल लिया था। वो जानते थे कि अब जहाज में कोई खास नफरी मौजूद नहीं, जो थे वो मर चुके थे और चंद एक कप्तान समेत भाग गए थे। ये दोनों छुपते छुपाते अर्शी पर आ गए। वहां सन्नाटा तारी था। वो इसकी वजह जानते थे, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया था। इन्हें मालूम था कि अब जितनी तादाद में इनके दुश्मन अली और जमान वगैरह बाकी बचे हैं वो भी कम नहीं थे, और फिर खुद इनकी भी तादाद कम ही हुई थी। पहले ये लोग यानी कि बहरी कज़ाक 7-8 के करीब थे, लेकिन अब कम होकर सिर्फ 2 बाकी बचे थे। अम्पारा से इसे अब वो तल्लुक नहीं रखना चाहिए था, वो इसलिए भी कि इन दोनों ने इसके बाप सरदार अटुमा को धोखे और लालच में आकर कत्ल कर दिया था, और साथ ही तहैया भी कर रखा था कि अम्पारा भी अगर इनके रास्ते में आई तो ये इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंदरूनी वीरान गोशों से होते हुए दोनों रहायशी कैबिन की जानिब आ गए। यहाँ उन्होंने मेहमान मुसाफिरों के कैबिन में झांका। 2 ही बचे थे, वो सो रहे थे। चूंकि रात में ये दोनों पूरे जहाज में चोरी छुपे सुनगुन लेने के लिए निकला करते थे, इसलिए इन्हें इसका ऊपरी और अंदरूनी मोहल्ले को अच्छी तरह मालूम था। इनका असल हदफ कप्तान ग्रेहंट का कैबिन था। ये दोनों वहीं पहुंचे। अंदर खिड़की से रोशनी आती हुई नजर आई। दोनों मुहतात हो गए और फिर दबे पांव चलते हुए सुनगुन लेने के लिए खिड़की के करीब आ गए। करीब आकर चरियप्पा ने बबीला को इशारे से समझाया कि वो बाहर निगाह रखे और वो अंदर का जायजा लेने की कोशिश करता है। बबीला ने फौरन अपने सर को इस बात में जुम्बश दी। चरियप्पा ने सर खिड़की के करीब किया तो अंदर से वही कोरा कैप्टन जेम्स और जमान वगैरह मौजूद नजर आए। जमान बंक बेड पर दराज था और कैप्टन जेम्स के करीब एक कुर्सी पर बैठा था। दोनों आपस में बातों में मसरूफ थे। चरियप्पा इनकी गुफ्तगू गौर से सुनने लगा। जमान, कैप्टन जेम्स कह रहा था, खुदा करे कि अली कामयाब वापस लौटे, ज़ाबीला और रीबा इनके साथ हो। ऐसा ही होगा, कैप्टन जेम्स ने मुस्कुराकर कहा। भला वो कहाँ जा सकती हैं? फिर हमने इन्हें यह हिदायत भी दे रखी है कि जब तक हम में से कोई वहां ना पहुंचे, कहीं ना निकले। वो तो ठीक है ब्रदर जेम्स, जमान थोड़े तफक्कुर से बोला, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल अंदर से बेचैनी का शिकार हो रहा है। जो लगता है जैसे वो किसी मुसीबत का शिकार ना हो गई हो। जमान के चेहरे पर तशवीश गहरी होने लगी। गॉड से अच्छी उम्मीद रखो, वो खैरियत से होंगी। भला जजीरे में इनका और कौन दुश्मन हो सकता है? तुम शायद इन मरदूद बहरी कज़ाकों के टोले को भूल रहे हो ब्रदर, शाहजमान ने इसकी तरफ देखकर कहा और इसे यह भी याद दिला दिया। ओह, वो तो मैं वाकई भूल गया था।
जेम्स खफीफ सा होकर बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमसे काफी हद तक शिकस्त खा चुके थे और दोबारा सामने आने की जरूरत नहीं कर सकते। वो तो सही है, मगर शिकस्त खुर्दा दुश्मन ज्यादा खतरनाक और बुज़दिल बन जाता है। एक कमजोर मौका पाते ही वो दोबारा पलट सकता है। ज़मान दूर अंदेशी से बोला, अज़ाबील और अरीबा हमारी कमजोरी है। फिर तो हमने शायद इन्हें जंगल में अपने आर्जी ठिकाने पर छोड़कर गलती कर डाली। जेम्स बोला, गलती तो नहीं कह सकते, हालात का तकाजा जरूर कह सकते हैं। ज़मान बोला, हमें क्या मालूम था कि हम यहाँ पहुंचेंगे। चलो अब दुआ करो कि खुदा करे अली नाकाम वापस ना लौटे। जेम्स बोला। ज़मान बेड से उठने लगा तो जेम्स ने यकदम अपनी कुर्सी से खड़े होकर इसे सहारा देकर मना करते हुए कहा, तुम अभी लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ज़मान बोला, जरा चलूँ फिरूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, यूं बेड पर पड़ा रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज़मान के पहलू का जख्म वाकई अब भरने लगा था और काफी हद तक ठीक भी हो गया था। रीटा ने अपनी नर्सिंग कोर्स वाली जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई थी। चलो फिर मैं तुम्हें सहारा देकर ऊपर जरा सैर करा दूं। बिलाखिर जेम्स ने कहकर अपनी कुर्सी छोड़ दी। उधर चरियप्पा इनकी बातें गौर से सुन रहा था और इसे ये सुनकर और देखकर खुशी हुई थी कि ज़मान की हालत कुछ सही नहीं थी। इस दौरान बबीला भी इसके करीब आकर ये देख और सुन चुकी थी। इन्हें उठता देखकर वो दोनों जल्दी से एक तरफ को खिसक गए। तकदीर पूरी तरह हमारा साथ दे रही है बबीला, चरियप्पा ने अपने साथी से मुसर्रत भरी सरगोशी की। इनके एक साथी अली पहले ही जजीरे की तरफ जा चुका है, दूसरा जख्मी है, बाकी इस गोरे कैप्टन जेम्स से निपट लेंगे। ये लोग अर्शी पर जा रहे हैं, क्यों ना हम वहीं पर हल्ला बोल दें। बबीला ने मशवरा दिया। यही तो करना है, आओ, चरियप्पा ने कहा और फिर वो इनके पीछे चल दिए। वो दोनों नहीं जानते थे कि इन्हें दो आंखों ने देख लिया था। यह वो वक्त है जब ये दोनों चोरों की तरह यहाँ आकर छुपकर ज़मान और जेम्स की बातें सुन रहे थे। ये रीटा थी, बदनसीब कानून की बेवा। इसे दोनों अजनबी मशकूक दिखाई दिए थे। इनके हाथों में इसने पिस्तौल और खंजर भी देख लिया था। रीटा ने इनकी बातें भी सुन ली थी और जान गई थी कि ये दोनों ज़मान और कैप्टन जेम्स की जान के दर पे हैं। लेकिन इस वक्त इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कौन सा कदम उठाना चाहिए। कैप्टन जेम्स ज़मान को लेकर अर्शे पर आ गया। यहाँ फजा खुली खुली थी, मरतूब सी हवा हवासों पर अच्छा असर डाल रही थी। यहाँ आकर ज़मान की तबीयत मजीद बेहतर हो गई। अंदर कैबिन में से घुटन और गर्मी का एहसास हो रहा था। इर्द गिर्द गहरे सन्नाटे का राज था। वो दोनों रेलिंग की उस जानिब आकर खड़े हो गए जिधर से एक तरफ जजीरे के साहिल का मंजर था तो दूसरी जानिब हद्दे निगाह समंदर। वहां दूर कहीं मैला मैला सा आधा चांद झुका हुआ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान से अभी अपना सदियों पुराना साथ छोड़कर पानी में आन गिरेगा। अचानक जेम्स को अपने अक़ब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तेजी से पलटा। ज़बान भी जरा चुकन्ना हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे दोनों के मुंह से बेख्तियार ठंडी सांस निकल गई। वो रीटा को पहचान गई थी जो इधर उधर देखती हुई तेजी से इनके करीब आ रही थी। खैरियत तो है, इस तरह की दौड़ी चली आ रही है। ज़बान बड़बड़ाया। रीटा इनके करीब आ गई। इसकी सांस फूली हुई तो चेहरा मुतवहिश हो रहा था। क्या हुआ रीटा, खैरियत तो है? बिलाखिर जेम्स ने पूछा। खैरियत बिल्कुल नहीं है, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ नीचे। रीटा चढ़ी हुई सांसों के दरमियान बोली, हुआ क्या है, आखिर बताती क्यों नहीं? ज़बान ने घूरकर पूछा। रीटा डरे सहमे अंदाज में नीचे से ऊपर आने वाले जीने की तरफ तकते हुए इनसे दबी दबी आवाज में बोली, जहाज में दो खतरनाक दुश्मन घुस बैठे हैं, वो तुम्हें हलाक करने का मंसूबा। यही वक्त है जब फजा में गोली चलने का धमाका हुआ और रीटा के आवाज हलक में ही अटक कर रह गई। गोली इसके कहीं लगी और वो आवाज निकालने के बाद वहीं ढेर हो गई। दूसरी गोली चली तो कैप्टन जेम्स ने गैर इरादी तौर पर झुकाई ली, लेकिन दूसरे लम्हे इसके अलग से भी चीख बुलंद हुई। अंधेरे में चलाई हुई गोली ने जेम्स को छेद डाला था। वो लड़खड़ाया। अभी इसने संभाला लेने की कोशिश की थी कि गुमनाम तारीकी से तीसरी कातिल गोली लपकी, मगर तब तक ज़मान मौत बांटने वाले नामालूम अंधियारों को ताड़ चुका था कि कातिल शोले किस रुख से लपक रहे थे। इसने ढटे हुए जेम्स के वजूद को बिजली किसी फुच्ची से संभाला देते ही खुद भी कमाल मुहारत से जेम्स समेत रेंगलिंग से पानी में छलांग लगा दी। तीसरी गोली रेंगलिंग में लगी और चिंगाड़ी उड़ाती अचानक और उचक कर कहीं गुम हो गई। दोनों एक छपाके से ठहरे पानी में गिरे। इनके गिरते चरियप्पा और बबीला जीने पर नमदार हुए और दौड़ते हुए इसी रेलिंग के पास आन पहुंचे जिधर चंद सेकंड कब ज़मान और जेम्स खड़े थे। वो रेलिंग से झुककर पानी में देखना चाह रहा था और फिर झल्ला आकर ऊपर तले 2-3 फायर मजीद कर डाले। क्या कर रहे, गोलियां खत्म हो जाएंगी, बबीला ने इसे कहा। चरियप्पा बुरी तरह पेचोताब खा रहा था। इसने अंधेरे और घात का फायदा उठाते हुए जिस बुज़दिली का मुजाहरा किया जिसे पूरा यकीन था कि अपने दोनों शिकार मार गिराएगा, मगर ऐन वक्त पर रीटा ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए बचा लिया था। चरियप्पा ने बबीला की बात सुनी अनसुनी कर दी और नाकामी ने इस कदर बुला दिया था कि इसने रेलिंग से पानी में छलांग लगा दी। ये वही मुकाम था जहां अभी तक ज़मान और जेम्स गिरते ही पानी की सतह पर भंवर बना हुआ था। पिस्तौल इसके हाथ में था और वो गर्दन तक पानी के अंदर था और इधर उधर तारीकी में आंखें फाड़े देखने लगा।
अचानक इसके हक में एक छपाका हुआ, साथ ही ऊपर रेलिंग में झुकी हुई बबीला की चीख सुनाई दी, चरियप्पा तुम्हारे पीछे। लेकिन तब तक चरियप्पा को देर हो चुकी थी। एक बाजू के शिकंजे ने पीछे से इसकी गर्दन कस ली। इसने माहिर बेआब की तरह तड़प लगाई और बौखलाकर एक के बाद दूसरी गोली चला दी, मगर वो बेसमत गई। इसी वक्त एक हथौड़े जैसा घोंसा इसकी नाक पर पड़ा। यह ज़मान था। फौरी और यकीनी मौत से बचने के लिए जख्मी जेम्स स्मिथ रेलिंग से पानी में कूदने के बाद इसके पास दो ही रास्ते बचे थे। एक तो ये कि वो अंदर ही अंदर तैरते हुए खुश्की या खुले पानी की तरफ निकल जाता, जो कि एक मुश्किल अमल था, या फिर दोबारा सतह आप पर उभर आता, क्योंकि खुद स्मिथ जख्मी जेम्स को संभाले हुए पानी के अंदर वो ज़्यादा दूर तक नहीं तैर सकता था। सतह आप पर आकर खुद भी और जेम्स को भी ऑक्सीजन लेने के लिए उभरना पड़ता, जबकि सर पर चरियप्पा मौत बना इनका मुंतजिर था। इसने अव्वल जिक्र रास्ते पर अमल करने का इरादा अभी किया ही था कि उधर चरियप्पा ने शिकस्त खूर्दी और नाकामी की जोश तले खुद ही पानी में छलांग लगा दी। ज़मान ने जेम्स को छोड़ा और चरियप्पा पर पिल पड़ा। उधर पानी में गिरने के बाद इसकी बरूदत और धुआं चौकड़ी ने जेम्स को हवासों में आने का मौका दिया। वो नीम बेहोशी की सी कैफियत में था। गोली कहीं दाईं पसली में लगी थी और एक फेफड़े को छेद डाला था। वो गरकाब होने लगा था, मगर मकदूर पर हिम्मत से वो खुद को तहे आब होने से बचाने की भी सही कर रहा था। अब ज़मान और चरियप्पा तारीक पानी की सतह पर एक दूसरे के साथ नंबर 2 आसमां थे। एक मौका पर ज़मान ने दूसरा घोंसा इसके पिस्तौल वाले हाथ पर रसीद किया तो पिस्तौल छूटकर पानी में जा डूबा। बबीला ने ये जो देखा तो इसने भी आओ देखा ना ताओ अपने साथी की मदद के लिए पानी में छलांग लगा दी। तब तक जेम्स इस धमा चौकड़ी को काफी हद तक अंदाजा लगा चुका था। बबीला के छलांग लगाते हुए जख्मी होने के बावजूद इस पर पील पड़ा। ये इसकी कुव्वत इरादी ही थी कि इसने इन संगीन तरीन लम्हात में भी खुद को ढहने नहीं दिया। बदकिस्मत सिहाग के निस्फ हद तक झुके हुए तबाहाल जहाज के करीबी पानी की सतह में इन चारों को अपने हरीफों के साथ बड़ा सनसनीखेज मुकाबला शुरू हो चुका था। हालात बता रहे थे कि इनके दरमियान आखिरी जंग साबित होगी। ज़मान और जेम्स भी इन पर कम उधार खाए नहीं बैठे थे। चरियप्पा को अपनी गलती का एहसास होते तक ज़मान इस पर गालिब आ चुका था। चरियप्पा बुरी तरह पिटा, मगर हिम्मत और हौसले का दामन इससे भी नहीं छोड़ा था। लिहाजा अपने साथी बबीला के भी छलांग लगाते इसकी हिम्मत सिवा हो गई। पानी में लड़ना जान जोखिम का काम होता है। इसमें ज़रबात से ज्यादा जोर आजमाई के जोहर दिखाने पड़ते हैं। 2-3 घुसे खाने के बाद चरियप्पा ने खुद को संभाला दिया और एक दाव खेलते इसने ज़मान पर जवाबी हमला करने के बजाय यकदम पानी में गोता लगाया। नतीजे में ज़मान भी इसके साथ अंदर जा डूबा, क्योंकि इसने चरियप्पा की मोटी बाल जैसी गर्दन अपने एक बाजू के शिकंजे में जकड़ रखी थी। ज़मान ने तो फिर भी इसकी गर्दन नहीं छोड़ी, मगर चरियप्पा कुछ और ही दाव खेल रहा था। डुबकी लगाती से एक मौका मिला। इसने अपने दांव बाजू की कोहनी ज़मान के पहलू में रसीद कर दी। पानी के अंदर ज़र्ब शदीद नहीं लग पाती। इसी सबब ज़मान को ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर हुआ कि न जाने किस तरह चरियप्पा की गर्दन पर इसकी गिरफ्त कुछ कमजोर पड़ गई और इससे फायदा उठाते हुए अपने सर की ज़र्ब ज़मान की नाक पर रसीद कर दी। ज़मान का दिमाग चंद सानियों के लिए सनसनासा गया और चरियप्पा इसके बाजू की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ा गया। यही नहीं, इसने अपने दोनों हाथों से ज़मान के पेट की तरफ जकड़ लिया और दबाता चला गया। वो पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे, इसीलिए इनके सर सतह आब से बाहर थे। ज़मान की नाक से खून बह निकला था, मगर इस ज़र्ब ने इसके अंदर गज़ब गज़ब की आग भड़का दी। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। अब इनकी यही कोशिश थी कि अपने हरीफ को किसी तरह पानी में डुबोकर हलाक कर दिया जाए। उधर बबीला और जेम्स का मार्का भी कम ना था। बबीला को यह फायदा था कि जेम्स शदीद जख्मी था, लेकिन वो आम आदमी ना था, ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन था। इसने बबीला का चेहरा दबोचने की कोशिश की, मगर बबीला चिकनी मछली की तरह इसकी गिरफ्त से निकली और इसके गहरे जख्म और अपनी उंगलियों के लांबे लांबे नाखून घुसेड़ डाले। अजियत की एक दर्दनाक लहर जेम्स के पूरे वजूद में उतर गई और इसी तकलीफ से वो हलक बल चीखा। बबीला ने दोबारा यही दाव एक बार फिर आजमाया। जेम्स की हिम्मत जवाब देने लगी। उधर चरियप्पा से नंबर 2 आसमां ज़मान ने बबीला को पानी में छलांग लगाते देख लिया था। बाद में इसने जेम्स की दोबारा चीखें सुनी तो वो चरियप्पा को एक कारी वार लगाने के बाद इस तरफ पलटा। ज़मान ने जब बबीला को जख्मी जेम्स पर हावी होते देखा तो इसकी आंखों में खून उतर आया। जोशे गैस तले इसके अलग से गुर्राहट बुलंद हुई और इसने बबीला को छाप लिया। इससे चिपकते ही इसे अपनी पेशानी की टक्कर बड़े जोर से बबीला की नाक पर रसीद कर दी, जो खासी जोरदार साबित हुई। नतीजे में बबीला ने एक जोरदार चीख खारिज की और खूनालू चेहरे और पिचकी हुई नाक के साथ गोते खाने लगी। ज़मान ने इसे छोड़ा और जेम्स को बेसुध जिस्म को डूबते पाकर तैरते हुए इसकी जानिब लपका ही था कि चरियप्पा किसी आबी अफरीद की तरह इसके बिल्कुल सामने उभरा। जेम्स की हालत देखकर इस वक्त ज़मान के सर पर खून सवार हो गया था। इसने चरियप्पा पर भी अपने जिस्म की पूरी कुव्वत आजमाते हुए आखिरी वार किया और एक बार फिर अपना माहिराना दाव आजमाया। यानी इस बार इसने अपने दोनों बाजू के शिकंजे में चरियप्पा की गर्दन दबोच ली। चरियप्पा ने इस खतरनाक दाव से निकलने के लिए रवायती दाव खेलना चाहा, मगर अब ज़मान इसे मौका देने वाला नहीं था। इसने एक जोरदार झटका दिया और चरियप्पा की गर्दन एक तरफ को ढलक गई। इस मूजी को जहन्नुम वासिल करने के बाद ज़मान ने तेजी के साथ पानी के अंदर गोता लगाया और जेम्स को तलाश करने लगा। वो तैरता हुआ नीचे गहराई तक चला गया है।
یا ویسے بھی اتھرا پانی تھا اور زیادہ گہرائی نہیں تھی۔ جلدی سے آبی جھاڑیوں کے درمیان جیمز کا بے سود پڑا ہوا وجود دکھائی دے گیا۔ زبان تیزی کے ساتھ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے لیے تیزی کے ساتھ اوپر لپکا۔ سطح آب پر آتے ہی اس پر کسی نے اوپر سے رسا پھینک دیا۔ یہ دونوں معزز مہمان تھے جن میں ایک جوان مرد ریون تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر کا آدمی سام۔ عرشے پر ہونے والی فائرنگ نے انہیں اپنے اقامتی کیبن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عرشے پر پڑی ریٹا کی خونادور لاش اور سمندر کے اتھرے پانی میں ان کی جنگ دیکھ کر انہیں صورتحال کو سمجھنے میں مطلق دیر نہ لگی تھی۔ زمان نے ایک ہاتھ سے رسے کو مضبوطی سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے جیمز کے بے ہوش وجود کو تھاما اور پھر اس طرح وہ عرشے پر آ گیا۔ زمان نے ریون کو جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا اور خود جیمز کے بے سود وجود کو اٹھا کر کیبن میں آ گیا۔ دونوں کے جسم پانی سے تر تھے۔ زمان نے زخمی جیمز کو کیبن کے جوبی فرش پر لٹا دیا اور اس کی شرٹ پھاڑ کر اتار دی۔ اس نے زخم کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر تشویش آ گئی۔ جیمز کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا۔ زمان نے اس کے منہ سے اپنا منہ ملایا اور اسے اپنی سانسوں کے ذریعے آکسیجن دی، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے اور پیٹ پر دباؤ ڈالتا گیا۔ دوبارہ منہ سے آکسیجن دی مگر بے سود جیمز کی سانسیں بحال نہ ہو سکی۔ زمان کا دکھ اور کرب اندر تک بھر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم و نوبات بیوی عزابیلا کا چہرہ بار بار گردش کرنے لگا۔ جیمز، جیمز آنکھیں کھولو پلیز جیمز۔ زمان فرتے غم سے اسے آوازیں دینے لگا۔ اس کا لہجہ روند گیا تھا۔ وہ یہی عمل دہراتا گیا مگر جیمز کی سانسیں بحال نہ ہو سکی۔ اس کا وجود اتھا خاموشی میں ڈوبا رہا۔ تبھی ادھیڑ عمر سامنے ہولے ہولے اس کا کندھا تھپتھپایا اور دھیرے سے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، سالی موت اسے نگل چکی ہے۔ اس کی بات سن کر زمان کا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ شدت غم کے احساس تلے اس اپنا سر سینے کی جانب جھکا لیا۔ اس کے ہونٹ بچھے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ جو خدا کو منظور مائسن، یہ زندگی ایسے ہی ناپائیدار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ادھیڑ عمر سامنے زمان کو دوبارہ تسلی دی۔ زمان کیپٹن جیمز کی لاش کو کرب انگیز نظروں سے تکتا ہوا بوجھل دل سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر فوجی انداز میں اسے سلیوٹ کیا۔ پاس ایک سردہ کھڑے ریون اور سام ایک مسلم جوان کے گورے آرمی افیسر کو اس طرح سلام پیش کرتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تب بھی ادھیڑ عمر سام نے زمان سے استفہامیہ کہا، تم اسے اس لیے سلوٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ ایک برٹش آرمی افسر ہے؟ ہرگز نہیں، زمان نے فوراً کہا، میں نے اسے اس لیے سلوٹ پیش کیا کہ ایک سچا انسان تھا۔ دشمن گروہ میں ہونے کے باوجود اس نے سچائی کا ساتھ دیا اور سچائی کی خاطر اس نے آج اپنی جان قربان کر ڈالی۔ میں اس کے لیے اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں نے مل کر کیپٹن جیمز کی لاش کو اٹھایا اور اتھرے پانی میں اتر کر دلدلی خشکی میں اس کی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ اسی طرح ریٹا کو بھی دفنا دیا گیا۔ جہاز میں لوٹنے کے بعد تینوں سوگوار سے انداز میں سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انہیں اکیلے پن اور اپنے گھر اور وطن سے دوری کی فکر ستانے لگی تو سامی نے موضوع چھیڑا کہ جہاز کی مرمت کا کام تیز کیا جائے۔ زمان نے تسلی دی کہ اس کے ایک ساتھی علی جزیرے کی طرف گیا ہے اور جلدی مزید اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پہنچے گا۔ اس کے بعد زمان اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس کا دل اداس ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ علی اور اریبہ کو جب پتہ چلے گا کہ کیپٹن جیمز اب اس دنیا میں نہیں رہا تو انہیں کس قدر دکھ ہوگا اور بیچاری عزابیلا اپنے شوہر کی موت کا صدمہ کیسے برداشت کرے گی۔ وہ خود اسے کیسے جان کا خبر سنانے کی ہمت کرے گا۔ اسے عزابیلا پر بھی ترس آ رہا تھا۔ کیپٹن جیمز نے یہ چوری شدہ خزانہ واپس ہندوستان لے جانے کے لیے ان کے مشن کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کا ساتھ دیا تھا۔ زمان کا دل و دماغ بوجھل پن کا شکار ہو چکا تھا۔ اپنے ایک اہم ساتھی کی کمی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ جیمز ان کے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح مانوس ہو گیا تھا۔ وہ بھلا کیسے بھلایا جا سکتا تھا؟ وہ کیبن کی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے اس کے نتنوں سے بارانی بو ہوا ٹکرانے لگی۔ بارش اس کے ذہن میں یکلخت ابھرا۔ وہی ہوا دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے سیاہ بادلوں سے بھر گیا۔ وہ پھر تیز ہواؤں کے ساتھ بڑے زور کی بجلی کڑکی۔ بادل گرجس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمان نے کھڑکی بند نہیں کی تھی۔ وہ کیبن سے باہر آ گیا۔ جزیرے کی بارش اس کے اندر کا بوجھل پن کچھ کم کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔